नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए टारगेट सीटेट एग्ज़ाम 2022 में सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में अभिवृद्धि एवं विकास का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का चैप्टर तीसरा लेकर आए हैं। इससे पहले 2 चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। यह सुपर टेट, यूपी टेट, रीट, एमपी टेट, ये सभी शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखते हैं अभिवृद्धि एवं विकास का अर्थ एवं परिभाषा। चलिए दोस्तों, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं कि अभिवृद्धि का अर्थ क्या होता है। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं तो अभिवृद्धि कहते हैं। इसका अर्थ क्या है? गर्भाशय में भ्रूण बनने के पश्चात जन्म होते समय तथा उसमें जो प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं वह अभिवृद्धि हैं। इसमें केवल शारीरिक परिवर्तन होते हैं। जो अभिवृद्धि होती है उसमें केवल शारीरिक परिवर्तन होते हैं। जब गर्भाशय में भ्रूण बनने के पश्चात जन्म होते समय तक उसमें जो प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं वही अभिवृद्धि कहलाती है। इसमें केवल शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे लंबाई, चौड़ाई, भार आदि, जैसे बालों का बढ़ना, नाखूनों का बढ़ना इत्यादि। ये सभी शारीरिक परिवर्तन होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं अभिवृद्धि की परिभाषाएँ। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अभिवृद्धि की कुछ परिभाषाएँ दी हैं, जिनको यहाँ पर समझेंगे। फ्रैंक के अनुसार अभिवृद्धि की क्या परिभाषा है? अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि। अगला देखते हैं मुनरो के अनुसार। तो मुनरो ने क्या कहा था? अभिवृद्धि से तात्पर्य शरीर, आकार और भार में पाई जाने वाली वृद्धि, अर्थात बालक की शारीरिक लंबाई, चौड़ाई और भार की वृद्धि से होता है। दोस्तों, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि अभिवृद्धि के तात्पर्य किससे है, तो अभिवृद्धि के तात्पर्य शरीर, आकार और भार में पाई जाने वाली वृद्धि से होता है, अर्थात बालक की शारीरिक लंबाई, चौड़ाई और भार की वृद्धि से होता है। चलिए आगे देखते हैं। नोट: अभिवृद्धि में अधिगम एवं वातावरण द्वारा अर्जित गुणों का स्थान नगण्य रहता है। जो अभिवृद्धि होती है उसमें अधिगम एवं वातावरण द्वारा अर्जित गुणों का स्थान नगण्य रहता है। जैसे दांत निकलना अभिवृद्धि की स्वाभाविक क्रिया है, इसमें अधिगम की आवश्यकता नहीं है, अर्थात अर्जित गुणों का कोई स्थान नहीं है। अभिवृद्धि एक जैविक क्रिया है। अभिवृद्धि एक जैविक क्रिया होती है जो सभी जीवों में पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि अभिवृद्धि एक कैसी क्रिया है, तो ये जैविक क्रिया है जो सभी जीवों में पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं विकास का अर्थ। तो विकास का अर्थ क्या होता है? विकास क्रम में बालक के शारीरिक, मानसिक पक्ष में जो कुछ भी प्रगतिशील परिवर्तन होता है उसे हम विकास कहते हैं। बालक के शारीरिक तथा मानसिक पक्ष में जो कुछ भी प्रगतिशील परिवर्तन होता है उसे हम विकास कहते हैं। यह जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। जो विकास है यह जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। विकास में वृद्धि भी सम्मिलित है। व्यक्ति का विकास मुख्यतः 2 तत्वों से होता है। पहला वंशाक्रम तथा वातावरण से। वंशाक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया पर आधारित है। जो व्यक्ति का विकास होता है मुख्यतः 2 तत्वों, वंशाक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया पर आधारित होता है। दोस्तों, अगर आपसे एग्जाम पूछा जाए कि व्यक्ति के विकास में मुख्यतः कितने तत्व होते हैं? 2 तत्व होते हैं। कौन कौन से? वंशाक्रम तथा वातावरण। वंशाक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया पर आधारित होते हैं ये। चलिए आगे देखते हैं। वृद्धि तथा विकास सतत चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक को असहाय शिशु से आत्मनिर्भर प्रौढ़ बनाती है। यहाँ प्रौढ़ नहीं, यहाँ पर प्रौढ़ होगा। वृद्धि तथा विकास सतत चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो बालक को असहाय शिशु से आत्मनिर्भर प्रौढ़ बनाती है। जब बालक जन्म लेता है तो एक असहाय होता है, दूसरे पर निर्भर होता है, और ये वृद्धि तथा विकास उसको अपने वातावरण के अनुसार आत्मनिर्भर प्रौढ़ बनाती है। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि विकास की कुछ परिभाषाएँ दी गई हैं कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा, जिनको यहाँ पर समझेंगे। हल्लॉक के अनुसार, हल्लॉक ने क्या कहा था? विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। अगला देखते हैं स्किनर के अनुसार। तो स्किनर ने क्या कहा था? विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। जो विकास होता है जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल होता है। चलिए आगे देखते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु।
वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण तत्व निम्नलिखित हैं, जैसे पौष्टिक भोजन, संस्कृति, परिवार में स्थान, बुद्धि, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, वंशाक्रम और वातावरण। पहला देखते हैं पौष्टिक भोजन। अगर बच्चे को पौष्टिक भोजन दिया जाएगा, अच्छा भोजन दिया जाएगा, तो बच्चे का विकास भी होगा। दूसरा देखते हैं संस्कृति। संस्कृति में रहन सहन, खान पान बच्चे को प्रभावित करता है। परिवार में स्थान, परिवार में बच्चे का कौन सा स्थान है। अगला देखते हैं बुद्धि। बच्चे की बुद्धि कैसी है, बच्चा कमज़ोर है कि होशियार है, ये सभी वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। अगला देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करती हैं। अगला देखते हैं वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम और वातावरण भी वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि विकास के कितने पक्ष होते हैं, तो विकास के 5 पक्ष होते हैं। ये कौन कौन से पक्ष होते हैं? पहला देखते हैं शारीरिक विकास, दूसरा होता है मानसिक विकास, तीसरा होता है सामाजिक विकास, चौथा होता है संवेगात्मक विकास और पाँचवा होता है नैतिक विकास। चलिए यहाँ पर अब इनको एक एक करके विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला समझते हैं शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। सभी जीवों का एक शरीर होता है जो अलग अलग रूप में दिखाई देता है, अतः सजीव वस्तुओं का शारीरिक विकास होता रहता है। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि मनुष्य, मछली, मेढक, चिड़िया इत्यादि जितने भी जीव तथा पेड़ पौधे, पशु पक्षी आपको दिखाई देते हैं, इनका किसी न किसी रूप में इनके शरीर का विकास दिखाई देता है। आप देख सकते हैं कि कोई भी पक्षी पहले अंडा देता है। सबसे पहले क्या देता है? अंडा देता है। उसके बाद उसमें से चूजे निकलते हैं। उसके बाद एक छोटा सा बच्चा निकलता है जो क्रमबद्ध तरीके से बढ़ता हुआ एक ना एक दिन वह अपने माता पिता के समान शरीर का हो जाता है और उनकी तरह उड़ने लग जाता है। यही शारीरिक विकास होता है। चलिए दूसरा देखते हैं मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। मानसिक विकास का तात्पर्य होता है कि मस्तिष्क में होने वाली वृद्धि तथा गुणवत्ता से लगाया जाता है। अतः मानसिक विकास सभी जीवों में नहीं होता है, कुछ चुने हुए जीवों में ही होता है, जैसे मनुष्य, कुत्ता, बंदर, गाय, भैंस, ऊँट, कुत्ता, मैना इत्यादि ऐसे जंतु हैं जिनमें मस्तिष्क पाया जाता है और इनमें मानसिक विकास संभव होता है। तीसरा देखते हैं सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। प्रत्येक व्यक्ति समाज में रहता है, अतः व्यक्ति का सामाजिक विकास होना बहुत ही आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति समाज में रहते हुए समाज में अपनी मान्यता बहुत ज़्यादा हासिल कर लेता है, अर्थात जब कोई व्यक्ति समाज में अपनी प्रसिद्धि को बढ़ाता है, जब प्रत्येक लोग उसके बारे में चर्चा करने लग जाते हैं, तो उसे सामाजिक विकास कहा जाता है। चौथा नंबर देखते हैं संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। मनुष्य का संवेगात्मक विकास तभी संभव होता है जब तक उसमें संवेग उत्पन्न ना हो। संवेग व्यक्ति के चेहरे से मालूम पड़ते हैं। संवेग का मतलब होता है इमोशन। अगर व्यक्ति क्रोध में है तो उसमें क्रोध संवेग पैदा हो जाएगा। अगर व्यक्ति खुश है तो खुश का संवेग उसमें पैदा हो जाता है। पांचवा देखते हैं नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट। नैतिक विकास मानसिक विकास का ही एक अंग माना जाता है। जब तक मस्तिष्क विकसित नहीं होगा तब तक किसी का भी नैतिक विकास संभव नहीं है। नैतिक विकास का तात्पर्य अच्छी आदतों से है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन का रहन सहन, खान पान, बोलने का तरीका, बैठने उठने का तरीका को अच्छी तरीके से समझते हैं। यह अधिकतर बच्चों में शुरुआत में कम होता है तथा उम्र के साथ साथ यह समझ बढ़ने लग जाती है, जिसे नैतिक विकास कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं वृद्धि तथा विकास के 2 आधार, वंशानुक्रम तथा वातावरण। इन दोनों के आधार परस्पर अंतःक्रिया के फलस्वरूप प्राणी का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक विकास होता है। जो प्राणी का विकास होता है वंशानुक्रम तथा वातावरण के दोनों के परस्पर अंतःक्रिया के फलस्वरूप होता है। प्राणी का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक विकास होता है। आगे देखते हैं विकास के कुछ प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं जिनको यहाँ पर समझेंगे। कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत हैं? पहला सिद्धांत देखते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत। तो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। दूसरा देखते हैं मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिगमंड फ्रायड ने दिया था। तीसरा देखते हैं भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की ने दिया था। चौथा देखते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। पांचवा देखते हैं मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत इरिक्सन ने दिया था। ये महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, इनको भी याद करना है। चलिए आगे देखते हैं अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर, डिफरेंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक तरफ दिए गए अभिवृद्धि,
दूसरी तरफ दिया गया है विकास। अब सबसे पहला देखते हैं इसमें अंतर कौन सा है अभिवृद्धि में। अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, एक्सटर्नल, अर्थात बाहर से दिखाई देता है। जैसे बाहर से दिखाई देता है लंबाई, चौड़ाई और बाहर दिखाई देता है। अब विकास, जबकि विकास का स्वरूप आंतरिक होता है, इंटरनल, जो दिखाई नहीं देता है। जैसे गुण है, बुद्धि है और व्यक्तित्व है। दूसरा देखते हैं अभिवृद्धि का क्षेत्र सीमित होता है, जबकि विकास का क्षेत्र व्यापक होता है। तीसरा देखते हैं अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। जो अभिवृद्धि होती है निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। यह गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। जो विकास होता है ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। चौथा देखते हैं अभिवृद्धि की कोई दिशा नहीं होती है, जबकि विकास की एक निश्चित दिशा होती है। चलिए आगे देखते हैं। 5वां नंबर देखते हैं अभिवृद्धि की एक निश्चित सीमा होती है, जबकि विकास की कोई सीमा नहीं होती है। अगला नंबर देखते हैं अभिवृद्धि विकास का अंग है, जबकि विकास में अभिवृद्धि समाहित होती है। अगर आपसे एग्जाम पूछा जाए कि अभिवृद्धि किसका अंग है तो ये विकास का अंग है। और अगर ये पूछा जाए कि विकास में अभिवृद्धि समाहित होती है, किस में समाहित होती है, तो विकास में अभिवृद्धि समाहित होती है। अगला नंबर देखते हैं अभिवृद्धि को समान रूप से मापा जा सकता है, जबकि विकास को समान रूप से नहीं मापा जा सकता है। केवल इसका मनोवैज्ञानिक मापन हो सकता है। जैसे बुद्धि और व्यक्तित्व का अभिवृद्धि को समान रूप से मापा जा सकता है, जैसे इसमें लंबाई है, भार है तथा ताप इत्यादि के द्वारा मापा जा सकता है। चलिए इसी के साथ आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। और आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हमारा अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करा सकें। दोस्तों अगर चैनल से पहली बार जुड़ें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।